नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार में चुनाव नतीजे आए, अच्छा खासा वक्त हो चुका है बिहार के चुनाव नतीजे जब आए थे, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद होगा बिहार में जब तक चुनाव चल रहा था एक मुद्दा जिसको विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने लगातार हवा दी, एक मुद्दा जिसको लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार बिहार में प्रचार करते रहे, लगातार जिस पर जो है प्रहार करते रहे। वो एक मुद्दा जो था वो और कोई नहीं बल्कि वो एसआईआर को लेकर था, वोट चोरी को लेकर था। बिहार के चुनाव नतीजे हम सब ने देखे, पूरे देश ने देखे। और बिहार के जब चुनाव नतीजे आए तो जो लोग कल तक वोट चोरी की बात कर रहे थे, जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, मैं उन राजनीतिक विश्लेषकों की बात कर रहा हूं, मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूं, मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं जो वीडियो बना बनाकर, रिपोर्ट लिख लिख कर ये बता रहे थे कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके कारण तेजस्वी यादव और कांग्रेस की लहर है बिहार में। चुनाव नतीजे आने के बाद उन्हीं यूट्यूबर्स ने, उन्हीं पत्रकारों ने फिर से उसका विश्लेषण शुरू किया और जब विश्लेषण किया तो यह कहा कि दरअसल बिहार में तो बत्ती नहीं जाती है, यह कहा कि बिहार में तो डेवलपमेंट हो गया, यह कहा कि राहुल गांधी जमीन पे नहीं थे, यह कहा कि दरअसल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में ट्यूनिंग नहीं थी, यह कहा कि दरअसल विपक्ष जो है आपस में लड़ रहा था। तो जो लोग जमीन पर थे कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव नतीजे आने के बाद उन्होंने बिहार की असलियत स्वीकार कर ली और बिहार के वोटर्स को सलाम किया। यहां तक कि तेजस्वी यादव, जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार की विधानसभा में जब विधानसभा अध्यक्ष चुने गए प्रेम कुमार को शुभकामनाएं दी तो उनका आप शुभकामना संदेश आप पूरा देखिएगा। उनके संदेश से बड़ा स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता का जो फैसला है वो स्वीकार करा है। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर का जो चुनाव है वो भी सर्वसम्मति से हुआ। बिहार में कांग्रेस के जो गिने चुने, गिनती पर गिने जाने वाले जो विधायक जीते हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली, अपना कामकाज शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने संसद का सत्र शुरू होते ही एक बार फिर से वोट चोरी और वोट चोरी के साथ साथ उन्होंने एसआईआर पर प्रहार शुरू कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहां तक भी आगे बढ़ती है कि विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से डेमोक्रेसी पर, भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेसी में आप जनता का फैसला स्वीकार नहीं करेंगे, हारेंगे, उसके बाद कहेंगे कि नहीं, कभी ईवीएम चोरी हुई, कभी आप कहेंगे कि वोट चोरी हुई, कभी आप कहेंगे एसआईआर था, वोट काट दिए, और उसके बाद आप कहेंगे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है। कुछ कुछ ऐसा ही माहौल विपक्ष लगातार बनाने की कोशिश कर रहा है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, हार नहीं स्वीकार तो क्या लोकतंत्र पर प्रहार। आज का मेरा शीर्षक यही है, क्योंकि सच तो बात यह है कि डेमोक्रेसी में आपको इतनी शालीनता दिखानी चाहिए, इतनी सज्जनता दिखानी चाहिए कि अगर आपको जनता रिजेक्ट कर देती है, जनता आपके पक्ष में वोट नहीं करती है, तो आप चिंतन करें, मनन करें और साथ साथ अपने अंदर जो कमियां हैं, आपकी पार्टी में जो कमियां, उसको ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन यह सब नहीं करके जब आप डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर प्रहार करते हैं तो दरअसल आपका ये प्रहार, इसका निशाना देश का वोटर होता है, आम मतदाता होता है। दो टूक में आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एक बार फिर जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर से संसद के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए विपक्ष के द्वारा। वोट चोर गद्दी छोड़, यानी आप ये कह रहे हैं कि संसद में जो सांसद बैठे हैं क्या वो वोट चोरी से जीते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो विधायक चुने गए, जिनमें तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, क्या वो वोट चोरी से पहुंचे हैं? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा
कि संसद का जो शीतकालीन सत्र था वो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर लगभग वॉश आउट कर दिया गया। और अब जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तब विपक्ष ने एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में संसद में, सदन में और सदन के बाहर इस मुद्दे पर जो है एक बार फिर से हल्ला हंगामा शुरू कर दिया है। हालांकि आज सरकार की तरफ से और स्पीकर की तरफ से यह भी कहा गया कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो लगातार कह रहा है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, सरकार ने आज उसके लिए दिन मुकर्रर कर दिया। सरकार ने कहा कि 9 दिसंबर को 10 घंटे एसआईआर पर चर्चा होगी। तब सवाल यह है कि अगर एसआईआर पर विपक्ष को चर्चा करने का जो प्रस्ताव था सरकार ने मान लिया है, तो क्या अब लोकतंत्र भारत में सुरक्षित हो गया है कि अभी भी बकौल राहुल गांधी, बकौल मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और बकौल अखिलेश यादव भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं विपक्ष के बयान सुनवाता हूं। किसी को लग रहा है कि भारत जो है उत्तर कोरिया के रास्ते पर जा रहा है, किसी को लग रहा है डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लेकिन क्या ऐसा है? इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ माहौल बनाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं के द्वारा। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने। आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। हम किसी भी बात पे न बोलें, कैसे हो सकता है ये? एसआईआर जो है बेसिकली एक जो चुनाव आयोग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो उन्होंने किया है। पार्लियामेंट में जब पे चर्चा होगी तो सब अपने अपने जो तर्क है वो रखेंगे, देश और दुनिया के सामने में क्लियर हो जाएगा कि इतना दिन से वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस, साफ चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है। कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो? पश्चिम बंगाल की तरफ देखिए, कब्र से उठकर लोग वोट देने जा रहे हैं। 2200 ऐसा बूथ पाए गए हैं जिसमें 2002 से किसी का देहांत नहीं हुआ, किसी वोटर ने अपना नाम शिफ्ट हुआ। तो ऐसा हो सकता है कभी? ये तमाशा हो रहा है। लोकतंत्र के ऊपर जिसका कोई आस्था नहीं है, जनता जिसको ठुकरा दिया है, वही लोग ये आकर हंगामा करते हैं। They want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. Government is not ready to discuss. This is very unfortunate for the country and it is harmful for democracy. So therefore we are fighting. चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? क्योंकि बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कवायद चल रही है ताकि उनकी सरकार में घुसपैठिए वोट दें। ये है बड़े सवाल। अरे कभी तो हार से सबक लो। कभी तो हार से सबक लो, लेकिन लगता नहीं कि विपक्ष जो है अपनी हार से सीखने को तैयार है। विपक्ष जब हारता है तब जो है लोकतंत्र पर प्रहार करता है। इन सब पर चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ आज 5 मेहमान आज दो टूक में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी जी। मेरे साथ संजय सरकार जुड़े हैं, टीएमसी के वरिष्ठ नेता है संजय सरकार। मेरे साथ जो हैं सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ रोहित सिंह जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में जुड़े हैं। मेरे साथ अशोक पांडे जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, लंबे समय तक स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मैं शिवम त्यागी और
संजय सरकार, मैं चाहता हूं आप दोनों आमने सामने और अपनी बात 1.5 मिनट में रखें और उसके बाद आज की इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। संजय सरकार, अब जबकि ये तय हो गया कि SIR पर 10 घंटे का डिबेट होगा और 10 घंटे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, तो भारत में डेमोक्रेसी सुरक्षित है ना? क्योंकि विपक्ष ने मांगा था, विपक्ष को मिला, 10 घंटे की चर्चा होगी, SIR में अगर कुछ गड़बड़ है तो आप लोग साबित कर पाएंगे। तो अब विपक्ष अब ये कह सकते हैं भारत में डेमोक्रेसी सुरक्षित है, खतरा तो नहीं है डेमोक्रेसी को? देखिए, जब लोकतांत्रिक मंदिर में जब डिस्कस होगा, नतीजा तो कोई अच्छा निकाल के आएंगे, जरूर होना चाहिए वहां पर, और एक ऐसे डिस्कस होना चाहिए, हेल्थली डिस्कस होना चाहिए जहां पर सब कुछ ठीक ठाक, मतलब जो ऑपोजिशन बोल पाएंगे। लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा ताकत अगर होता है तो विपक्ष के पार्टी में लोकतंत्र का ताकत होते हैं। सरकार पक्ष तो कोई भी गलती करता तो समझाने के लिए रह गया। देखिए, बहुत सारे बयान दिया का, उसको रविशंकर जी से लेके थोड़ा समीक भट्टाचार्य को भी जवाब तो देना चाहिए अशोक जी, आपके हिसाब से। रविशंकर जी देखिए प्राक्तन मंत्री बन गया, अभी भूतपूर्व मंत्री बन गया है, थोड़ा दिन में भूतपूर्व सांसद भी बन जाएंगे, खत्म, उसको कुछ नहीं है। बंगाल में अगर घुसपैठी घुसे हैं, जिम्मेवारी BSF के है, अमित शाह जी को है, BSF को बॉर्डर देखने के लिए आते हैं, तो NIA आता है, वो जो आतंकवादी घुसते हैं। अब बोल रहे हैं बंगाल में 2.5 करोड़ रोहिंग्या है। हम भारतीय जनता पार्टी तमाम नेता शुभम त्यागी को भी पूछता है, अगर वर्ल्ड में कितना रोहिंग्या है अगर आप जान के बताएंगे हम बहुत खुश हो जाएंगे। समीक भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं मरे हुए, एक्चुअल में क्या हुआ ना, यहाँ BLO को 1:1 मार्किंग कर गया, तो इसमें ना भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ तैयार हो गया। जैसे बिहार में तो गेम 1 साइड खेल के निकल गया था, लेकिन यहाँ पर 1 साइड गेम खेलने का उसको मौका ही नहीं मिला। ऊपर से क्या हो गया, जिस मतलब जो रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए के बारे में बोलते गए हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ, यहाँ का जो पुराना मतलब जो बंगाली और हिंदू है, और जैसे बांग्लादेश से 2002 से 23 के बीच में आया, सबसे बड़ा जो घटना घटा उनको साथ में घट गया है। उसको क्यों, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक है, इसका एक सपन मजुमदार, उसको मतलब 2023 तक बांग्लादेश का गोपालगंज का वोटर था। संजय सरकार जी, अभी 1.5 मिनट आपके हुए, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ, आपको और मौका दूंगा। हालांकि नहीं, 10 सेकंड में आपको और देता हूँ, सुनिए ना, मैं 10 सेकंड आपको और देता हूँ, 1.5 मिनट के बाद 10 सेकंड और देता हूँ, और भी मैं आपको आगे भी मौका दूंगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, डेमोक्रेसी सुरक्षित है ना भारत में? देखिए, अगर कोई लूटने का कोशिश करेंगे तो हम उसको सुरक्षित रखने का तो जरूर कोशिश करेंगे। हम तो बंगाल में डेमोक्रेसी बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। सर संजय जी, नहीं हाँ संजय जी, ऐसा है कि बीजेपी कहती है बिहार में जो है, बंगाल में डेमोक्रेसी जो है वो ममता दीदी लूटती हैं, आप कहते हैं वो लूटते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं, भारत में डेमोक्रेसी है, मेरा सीधा सा सवाल है, भारत में डेमोक्रेसी है ना? लूटने की बात छोड़िए, लूटने को तो आप भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, आरोप छोड़ दीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, एक मिनट, मेरे दर्शकों को आप लोग आज ये बताइए, भारत में डेमोक्रेसी है कि नहीं है? अगर डेमोक्रेसी नहीं रहने से हम आप कैसे बात कर पा रहे हैं? एग्जैक्टली, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सरकार जी, बहुत शुक्रिया आपका। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड बोलिए, अशोक बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक है, जिसमें सपन मजुमदार 2023 तक बांग्लादेश गोपालगंज का वोटर था, उसको माता पिता किसी को नाम 2002 के लिस्ट में नहीं है, उनको भी नहीं है। संजय सरकार, चलिए 10 सेकंड आपके पूरे हुए, सुनिए 10 सेकंड आप, संजय सरकार जी प्लीज सुनिए ना, संजय सरकार जी सुनिए ना, आपके 10 सेकंड भी पूरे हुए। मैं घुसपैठियों पर आज कोई चर्चा नहीं कर रहा था, मेरा आज का विषय नहीं था। आप लाना चाहते हैं आप लाइए, और भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए आपको यह भी इजाजत है कि आज की डिबेट में जब घुसपैठियों की चर्चा नहीं हो तब भी आप घुसपैठियों का मुद्दा बेधड़क उठा सकते हैं, DD न्यूज पर उठा सकते हैं, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरा मुद्दा आज जो, लेकिन मैं एक मिनट सर, मैं इससे पहले शिवम जी के पास जाऊं, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि कम से कम TMC ये मानती है कि भारत में डेमोक्रेसी है। कम से कम जो बाकी लोग जो इस देश में कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, उनको कम से कम ममता दीदी से वो सीख लें। शिवम त्यागी जी, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कह रहे थे डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं किम जोंग के रास्ते पर देश जा रहा है। ये क्या हो क्या रहा है, ये बताइए। अशोक जी, वो शेर है ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।
प्रॉब्लम ना एसआईआर है, प्रॉब्लम ना लोकतंत्र है, प्रॉब्लम ना लोकतांत्रिक मूल्य है, प्रॉब्लम ना कोर्ट्स हैं, प्रॉब्लम ना मीडिया है, प्रॉब्लम ना इलेक्शन कमीशन, ईवीएम या फिर इसके अलावा चुनाव आयोग है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई तू ये बता कि ये जो इतने चुनाव तुम्हारे आपके नेतृत्व में तुम हार गए, उसकी बात को कितना टोपी ट्रांसफर करोगे, कितने दिन तक करोगे? भाई 95 चुनाव में टोपी ट्रांसफर आपने कर ली एक आदमी ने, दूसरे आदमी ने, उनके पिताजी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर छोड़ा था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में रिटर्न वो हुए नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2014 से जब से भाजपा और एनडीए सरकार में आया है, कोई भी राज्य पिछले 10 साल में कांग्रेस का रिपीट हुआ नहीं। सरकारें जो बनी वो चली नहीं, वो गिर गई। एक राज्य में अगर दो लोग थे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, तो उनमें आपस में बनी नहीं। ऐसा क्या हुआ है जो पार्टियां इस तरीके से ढह जा रही हैं, गिर जा रही हैं, इतना बुरा हाल है? एक ही आंसर है इसमें, और वो आंसर है राहुल गांधी, वो आंसर है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, वो आंसर हैं उद्धव ठाकरे, वो आंसर हैं इसके अलावा शरद पवार जी। यही वो आंसर्स हैं। जवाब इन्हीं लोगों के पास है। अपने ऊपर से कितने दिन टोपी ट्रांसफर करोगे, जनता को बता दो। सत्य यह है कि इनकॉम्पिटेंस निकलकर जनता के सामने खड़ा है। आप देखना नहीं चाहते, सारी दुनिया को बता देंगे गलत, लेकिन गलती सिर्फ आप में ही है। धूल चेहरे पर है, आप आईना साफ करते रहिए। ओके, देखिए दो विषय है, मैं बड़ा इस डिबेट को समझिएगा, इस पूरे के पूरे जो इशू को समझिएगा। आप देखिए कि टीएमसी मानती है, टीएमसी और मानना भी चाहिए, सबको मानना चाहिए वैसे, लेकिन टीएमसी कहती है कि देश में डेमोक्रेसी है। क्योंकि अगर आप कह देंगे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो सवाल यह है लगातार ममता बनर्जी जो वहां चुनाव जीत रही हैं, फिर तो उसी पर सवाल उठ जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता में है इसलिए देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन राहुल गांधी सत्ता में नहीं है इसलिए देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तो विपक्ष का जो पूरा का पूरा जो ये पूरा डिजाइन है ना, इस डिजाइन को समझने की जरूरत है कि हम जीते तो देश में डेमोक्रेसी सुरक्षित है, और हम हारे तो देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। ये आपको खेल जो है टीएमसी कांग्रेस आप आमने सामने लाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस कहती है देश में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी जीत रही है, तो वहां डेमोक्रेसी सुरक्षित है। तो अब आप ये भी देख लीजिए कि विपक्ष के पूरी की पूरी राजनीति जो है किस दिशा में। सही जवाब यही वजह है ना, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं, तो फिर अब बहाना क्या बनाएंगे? ये तो कह नहीं सकते, ना किसी की हिम्मत है ना किसी की हैसियत है, कोई ये कह नहीं सकता कि भैया राहुल गांधी जो है इनकॉम्पिटेंस है, उनमें जो है चुनाव जिताने का मादा नहीं है। तो फिर कुछ तो कहना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए कि भारत में वोट चोर गद्दी छोड़, और भारत में जो चुनाव हो रहा है वो गड़बड़ होता है, भारत में वोट चोरी होती है। अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। आज आपका सवाल बहुत ही अच्छा था, और आपने संजय सरकार से पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी है या नहीं है। यही सवाल आपका मेन है, और पूरी डिबेट इसी की इर्द गिर्द है। डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी को वेंटिलेटर पर भारतीय जनता पार्टी ले गई। जिंदा है नाम मात्र, लेकिन जो है वो वेंटिलेटर पे ले आए हैं। और बस कभी कभी जो है जैसे रुपया गिर रहा है, जैसे जैसे रुपए की साख गिर रही, वैसे वैसे डेमोक्रेसी की भी साख गिर रही। उसी हिसाब से डेमोक्रेसी चल रही, जैसे जैसे रुपया गिर रहा है और जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, वैसी डेमोक्रेसी चल रही है। सवाल इस चीज का नहीं अशोक भाई, सवाल इस बात का है कि ये जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं, इनके अंदर कुछ तो सच्चाई है ना। चलिए आपने एफआईआर करा, मान रहे बिहार के अंदर चुनाव था, आपने जो है जल्दबाजी करी और एफआईआर की प्रक्रिया करी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन से ऐसे चुनाव हैं जो आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा, जो 12 राज्य सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आधार क्या है? आपने अभी तक ये मतलब हैरत की बात देखी हुआ है ना कि इन्होंने शेर सुनाया तो हम भी सुना देते हैं। दिनों से आग और सबूत गुलाब रखते हैं, ये लोग चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं, और हमें चराग समझ के बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। मतलब ये है जवाब आप अच्छी सुनिए ना, सही जवाब आप अच्छी शोर शायरी करते हैं, लेकिन
आपका एक तर्क जो है वो मुझे तो समझ नहीं आया। अब आप और मैं एक मिनट मैं चाहता हूं मेरे दर्शक भी तय करें। बिहार में जब एसआईआर शुरू होती है तो विपक्ष कहते हैं इतनी जल्दबाजी क्यों है भाई, इतना सब चुनाव सर पर आ रहा है, और अब जो है चुनाव सर पर आ रहा है तब एसआईआर करवाया जा रहा है। और आज सैयद जवाद कह रहे हैं कि भैया इतनी जल्दी क्यों है, इतनी अभी तो चुनाव बहुत दूर है, अभी से एसआईआर क्यों करवा रहे हैं। तो पहले मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को एक बार बैठकर तय कर लेना चाहिए और अपना सुझाव दे दीजिए। आप देश को टेलीविजन चैनलों के, क्योंकि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और टेलीविजन चैनलों के भरोसे ही रहते हैं, आप लोग कभी चुनाव आयोग के पास तो जाते नहीं, उनके बुलाते हैं जब चुनाव आयोग तो आप लोग 300 लोग पहुंचते हो, तो आप कम से कम टेलीविजन चैनलों के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दीजिए देश को कि भैया कितने पहले एसआईआर करवानी है। पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि भैया मई चुनाव से 1 महीने पहले करवानी है, 1 साल पहले, ये आप लोग बैठ के डिसाइड कर लीजिए। नहीं तो आप लोगों के कॉन्ट्राडिक्शन जब लोग देखते हैं ना तो लोग हंसते हैं। सैयद जवाद बोलिए। अशोक भाई ये सरकार जो है ना टीआरपी पे चल रही है और कुछ जो है चैनलों के माध्यम पे और उनके जो है रहमो गुजर पे चल रही। अभी तक इस सरकार ने आंकड़े जो है अशोक भाई मुझे इसी बात का सुनिए ना, आप बोलिए, मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना, मुझे इसी बात का इंतजार था। डेमोक्रेसी खतरे में है, फिर उसके बाद मीडिया जो है, मीडिया के सहारे सरकार चल रही है, ये सब आपके नैरेटिव चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देश देख रहा है। पूरी बात इस सरकार ने आज तक जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए, ठीक है, और अगर जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देती तो फिर एसआईआर की जो प्रक्रिया है ना वो सुचारू रूप से हो सकती थी। ये मेरा अपना आकलन है, व्यक्तिगत आकलन। अब सरकार ने आंकड़े तो जारी नहीं करे, लेकिन ये होशियार सरकार देखिए कितनी है कि एसआईआर करने पहुंचे। पहले जनगणना के आंकड़े तो दो, फिर उसके बाद पता चलेगा, फिर उसके बाद एसआईआर करते, लेकिन एसआईआर पहले हो रही। अच्छा क्या है, राहुल गांधी साहब ने जब इनकी वोट चोरी पकड़ ली, जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिलाया तो ये नया छवि पर कि एसआईआर ले आओ, मतलब ध्यान भटकाने के लिए। देश के अंदर मुद्दे इतने हैं कि उन पर चर्चा नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष ने दबाव बना रहा है, विपक्ष चाह रहा है कि एसआईआर अब धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। ये देखिए ये झूठों की सरकार है। और जब भी कोई 10 सेकंड और दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड बोलिए। ये जब भी कोई चीज लेकर के आते हैं, ये कहते हैं मास्टर स्ट्रोक दे, इसमें जैसे ये लेकर के आए नोटबंदी, इन्होंने कहा मास्टर स्ट्रोक है, इससे जो है 50 दिन दे दीजिएगा, लोग लाइन में लग के मर गए। फिर इन्होंने कहा था कि देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जवाब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सैयद जवाद, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आप विषयांतर कर रहे हैं सैयद जवाद। नहीं, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ, आप विषयांतर कर रहे हैं। सुनिए सैयद जवाद, आप बड़ा विषयांतर कर रहे हैं। टेररिज्म पर बात करनी है, मैं ना आपसे टेररिज्म पर बहुत बात करता रहता हूँ और अब भी आगे भी कर लूंगा। नोटबंदी पर बात करनी हो, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे नहीं, सुनिए, नहीं विषयांतर नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं विषयांतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज पर खुली डिबेट होती है। अभी संजय सरकार जी ने कहा ना कि देश में डेमोक्रेसी है, इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, और देश में डेमोक्रेसी की ये पल्स है कि आप हर चीज पर, आप आतंकवाद पर भी मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं, नोटबंदी पर भी मेरे साथ। संजय जी एक मिनट आऊंगा। हम हर चीज पर डिस्कस करते हैं। आतंकवाद कितना खत्म हुआ, कितना नहीं खत्म हुआ, उसके भी मैं डेटा लेकर बैठूंगा, तो फिर उसमें भी आप उन डेटा का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड करे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि भैया विपक्ष पहले तय कर ले कि भैया 1 महीने में, 1 साल में कब एसआईआर करवानी चाहिए। विपक्ष को कुछ जब जल्दी हो तो जब पहले हो रही है तो पहले, जब टाइम है तो टाइम से क्यों हो रही है। रुकना पड़ेगा, शिवम त्यागी की बारी है, रुकिए सैयद जवाद रुकिए, फिर आप नोटबंदी पे जाएंगे, फिर आप डोनाल्ड ट्रंप पे जाएंगे, फिर आप किंग जोंग उन पर जाएंगे, और उसके बाद जो है आप फिलिस्तीन पे पहुंच जाएंगे। वो इजाजत नहीं है। शिवम त्यागी रिस्पॉन्ड करें, जब मैं सवाल पूछूं तो आइएगा। शिवम त्यागी। थैंक यू। जिन 12 राज्यों की बात हो रही है उसमें लक्षद्वीप में 100%, गोवा में 100%, राजस्थान में 92%, पश्चिम बंगाल में 91%, मध्य प्रदेश में 89%, पुडुचेरी में 87%, गुजरात में 85%, छत्तीसगढ़ में 83%, तमिलनाडु में 81%, अंडमान निकोबार में 80%, केरल में 73% और उत्तर प्रदेश में 60% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन, अर्थात फॉर्म भर के वापस बीएलओज लेकर आ चुके हैं।
ऑलरेडी समय 7 दिन का बढ़ा दिया गया है, सरलीकरण है, चीजों में कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी है नहीं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 10,54,000 बूथ हैं, अप्रोक्सीमेटली 97 लाख जो है बीएलओज हैं। हर एक बीएलओ की अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो पर डे के हिसाब से 10 घरों का हिस्सा आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 लोगों के एसआईआर फॉर्म्स उसको भरने हैं। पूरी कैलकुलेशन सामने है। देश आसानी से ये पहले भी कर चुका है, बिहार में भी हमने देखा है और आगे भी देखेगा, यानी कि विषय बिल्कुल ठीक है, सही जा रहा है। हां, अगर गलती होती तो बिहार उसके लिए पहले एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। यहां पर आप वर्बल डायरिया जितना चाहो कर दो। अब जब्बार जो बोल रहे हैं इस बात के पैसे थोड़ी लगते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी ने उनको माननीय गेस्ट बना के बुलाया है, बिठाया है, उनको बोलना है तो वो बोलेंगे। लेकिन क्या ईआरओ के पास, क्या डीएम के पास, क्या कोर्ट में कोई भी एसआईआर से संबंधित, बिहार एसआईआर से संबंधित एक कंप्लेंट है? नहीं है। कोई एक वोटर जो कि डिलीट हुए 66 लाख, उनमें से जो डिलीट हो गया हो और उसका नाम वहां हो, ऐसा है? नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका वोट बना हो लेकिन वो व्यक्ति नहीं है? नहीं है। जरूरत क्या है? जनगणना क्या आंकड़े तो आपने आज तक बताए नहीं, जनगणना अभी हुई नहीं, एसआईआर करवाने की जल्दी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जब्बार इस देश में फर्जी वोट कर रहे हैं ना। बहुत सारे घुसपैठिए इस देश में फर्जी वोट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इस देश में जिनके वोट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 2-2 जगह वोट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 3 जनरेशन से बड़ी बड़ी बातें चली आ रही है, वो लगातार वोट नहीं समझा नहीं। मैं क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई आपकी सरकार है, अगर घुसपैठिए, फिर वो सवाल है घुसपैठी आए कहां से, घुसपैठी आपने निकाले क्यों नहीं अब तक? बिल्कुल नहीं। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं कहां है। 2004, अरे रुक जाइए ना प्लीज। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि इस देश में, वो गृह राज्य मंत्री थे, 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठी हैं, हमारी सरकार थी। उसके बाद अलग अलग सर्वेस कंडक्ट हुए, हमारी सरकार थी। हम तो फिर से कहते हैं, इस देश में जो हमारी सीमा है जिसमें 4076 किलोमीटर, जिसमें से 800 किलोमीटर खासतौर पर जो दुर्गम इलाकों से निकलती है और अप्रोक्सीमेटली 176 किलोमीटर तो बिल्कुल ऐसी है जिसमें फेंसिंग होना संभव नहीं है किन्हीं कारणों की वजह से। चाहे वहां बाढ़, चाहे वहां नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र है, उसके सामने पूरी धारा बह रही है, दुर्गम ऊंचाई है, उस पर नहीं हो सकती, उस पर मैन मार्किंग नहीं कर सकते। हमारे देश के फौजी घुटनों तक पैन चढ़ा के उस ब्रह्मपुत्र की धारा में बैठे होते हैं कि कोई घुसपैठिया ना आए, बावजूद उसके आते हैं। लेकिन कमिटमेंट क्या होना चाहिए कि जो भी इस देश में घुसपैठिया है हम उसको बाहर भेजेंगे, वो नंबर 1। लेकिन इसके अलावा सिर्फ घुसपैठिया एक विषय नहीं है। जैसे कि अभी तक बंगाल में कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 लाख लोग हैं जिनका जो मृत पाए गए, उनका वोट चला आ रहा है। पार्टियां उनका पॉलिटिकल मिसयूज करती हैं। इसके अलावा 2 जगह वोट है, पॉलिटिकल पार्टियां उसका मिसयूज करती है। ये खत्म हो जाए, सरलीकरण हो जाए, जिसका एक जहां वोट है वहीं रह जाए, उसमें जब्बार को क्या दिक्कत है भाई? या किसी को भी क्या दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ओके। मैं संजय सरकार आपके पास आ रहा हूं, फिर रोहित जी आपके पास भी आ रहा हूं। लेकिन मैं एक बात जो है संजय सरकार, मुझे मैं एसआईआर पर भी इशू है, तो सवाल यह कि टीएमसी को एसआईआर से क्या प्रॉब्लम है, वो मैं 1 मिनट रुकिए सैयद जवाद, रुकिए 1 मिनट, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, मैं सैयद जवाद आऊंगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा ना, मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें, मैं जो विपक्ष का जो पूरी की पूरी जो राजनीति है उसको समझाने के लिए मैं आपके कुछ चीजें सामने रख देता हूं। देखिए, कर्नाटक में जब चुनाव हुआ था और जब कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत गई थी, तो राहुल गांधी ने कहा मोहब्बत की दुकान खुल गई है कर्नाटक में। मोहब्बत की, तब डेमोक्रेसी सुरक्षित थी क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तो इसीलिए वहां पर मोहब्बत की दुकान खुल गई, डेमोक्रेसी वहां सुरक्षित थी। उसके बाद क्या हुआ? हिमाचल में जब हुआ, प्रियंका गांधी वाड्रा, हिमाचल में कांग्रेस जीत गई, तब डेमोक्रेसी सुरक्षित हो गई, तब डेमोक्रेसी को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रियंका गांधी कहती है कि हिमाचल की जनता ने जो है, ये हिमाचल की जनता का दिल से धन्यवाद, अभिवादन, ये जीत हिमाचल की जनता के मुद्दों और उन्नति की जीत है। उसके बाद कांग्रेस के लीडर्स में होड़ लग गई कि इस जीत को किसके नाम करना है? प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम करना है। अब वफादार जो है संसद के अंदर भी है, संसद के बाहर भी हैं, वो कौन वफादार है मैं जिक्र नहीं करना चाहता, उनका जिक्र आजकल संसद में भी चल रहा है। लेकिन अब ऐसे वफादारों की लाइन लग गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने प्रचार किया, कांग्रेस जीत गई। ये मेरे पास कांग्रेस नेताओं के बयान है, कह रहे हैं कि कांग्रेस लीडर्स क्रेडिट प्रियंका गांधी फॉर हिमाचल प्रदेश विन, सारा का सारा। तब डेमोक्रेसी सुरक्षित थी क्योंकि जीत की जो है वो जो प्रसाद था वो प्रियंका जी की झोली में जा रहा था। झारखंड में जब कांग्रेस का गठबंधन जीतता है तो फिर क्या बयान राहुल गांधी देते हैं कि ये जंगल जमीन की लड़ाई वाली जीत है। उसके बाद देखिए केजरीवाल, दिल्ली की जीत हो, तो जब केजरीवाल जीत जाते हैं दिल्ली में,
तो क्या कहते हैं, तब वो कहते हैं कि भैया ये तो दिल्ली की जनता की जीत है, डेमोक्रेसी सुरक्षित था। इसी तरह से आप देखिए कि जब अखिलेश यादव 37 सीटें ले लेते हैं लोकसभा चुनाव में, तब वो कहते हैं कि देश में नेगेटिव राजनीति का अंत हो गया, लेकिन आज कह रहे हैं कि किम जोंग उन के रास्ते पर चल रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा जो इनकी जो डबल स्टैंडर्ड है ना विपक्ष का, इसको देश को समझना चाहिए। तो संजय सरकार, मेरा सवाल, सीधा सवाल, छोड़ दिए घुसपैठियां है कि नहीं है, मैं घुसपैठियों में अभी जाता ही नहीं, डिबेट करेंगे उस दिन किसी दिन। मुझे बताइए एसआईआर से तकलीफ क्या है? भाई हर साल होती थी, हर कुछ साल में होती है एसआईआर, इस बार भी हो रही है एसआईआर, तकलीफ क्या है एसआईआर से? मुझे एसआईआर का कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। अच्छा। एसआईआर हो रहा है, हम सिर्फ समय मांगा था और ट्रेन आदमी मांगा था। अच्छा, नंबर 2, मुझे अभी मेरे भाई का जवाब अगर नहीं देंगे तो हमको भी मूर्ख लगेंगे। अशोक जी थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपको गुजारिश करता हूँ। एनसीआईबी का रिपोर्ट बोल रहे हैं हिंदुस्तान में 5 करोड़, हिंदुस्तान का 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान में है। एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने बोला 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर में है। कौन बोला? नेशनल क्राइम, मतलब गृह मंत्री जी को अंडर में बोले 2 वोटर। हाँ सही, हकीकत में 2 वोटर है, हम भी जिक्र करता हूँ। पायल चौधरी कौन है? सुकांत मजुमदार को जलपाईगुड़ी में है, बालूरघाट में भी है, जो अभी केंद्रीय मंत्री है। अच्छा, तीसरे नंबर आपको मैं बताता हूँ, कहीं कमी कहाँ है, कहीं ये नहीं। देखिए, मोदी जी एक धुरंधर पॉलिटिशियन, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से मोदी जी अपर तक पहुंचे, जहां पापड़ बेल बेल के जहां पहुंचे। उनके एक गुरु था, किसी से हमने बात की है, नाम नहीं बताने चाहते इसमें, उसने बोला हमने प्रचार करने के लिए गुवाहाटी जा रहा है तो मेरे साथ में नीचे सो के चला गई है। वही इंसान नरेंद्र मोदी है, ऐसे हमको बोला है। देखिए, कुछ आदमी के अंदर अच्छे चीज भी तो बहुत होता है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। इतना धुरंधर पॉलिटिक्स के साथ में आपको अगर जब पॉलिटिक्स करने पड़ेंगे तो आपको दिमाग के यूटिलाइज करने पड़ेंगे, उसको प्लान को साथ आपको भी प्लानिंग बनाने पड़ेंगे। सर छोड़िए ना राजनीति, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर मैं सिंपल सा आपसे पूछ रहा हूँ, एसआईआर से आप कह रहे हैं तकलीफ नहीं है, तकलीफ आप टाइम चाहते हैं एसआईआर के लिए, कितना टाइम चाहते हैं? कितना टाइम चाहते हैं? अभी तो सैयद जवाद कह रहे थे कि भाई अभी तो वहां पे चुनाव का कोई वो ही नहीं है, तो फिर अभी से एसआईआर की जरूरत क्या है? आप कह रहे हैं कि आपको टाइम चाहिए, तो आप लोग बैठकर डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? मैं फिर से आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, विपक्ष पहले बैठकर डिसाइड कर ले कि एसआईआर के लिए क्या होना चाहिए प्रोसीजर। चुनाव आयोग हम लोग को बुलाते हैं क्या? आप आइए, बैठिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। मालिक को तोता है, मालिक जो बोलता है तोता के हिसाब से सुनते रहते हैं। यहाँ पर तो आपको कुछ मानना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कैसे मान लूं सर? कैसे ना संजय सरकार जी, कैसे मान लूं? चुनाव आयोग ने कहा था आप लोग 30 लोग आ जाइए, आप लोग 300 लोग लेके चढ़ाई करेंगे चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने कहा था, नहीं कहा था कि 30 लोग आ जाइए? सर बताइए ना, एक मिनट सर बताइए ना, क्या आपके पास, एक मिनट, क्या आपके पास 30 लोग ऐसे नहीं है जो जाके चुनाव आयोग को समझा सकें कि एसआईआर ऐसे होनी चाहिए? आपको 300 लोगों की भीड़ चाहिए चुनाव आयोग के दफ्तर में? हम 300 लोग के भीड़ कहाँ मांगे? तो 30 लोग मांगे थे चुनाव आयोग ने। कब हमको 30 लोग भी नहीं, अभी जब हम लोग डायरेक्ट में नहीं, अभी तब क्या, जब चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर कहा कि पूरा विपक्ष अपने 30 सांसद ले आए, आप लोग क्यों नहीं गए 30 सांसद? मुझे बताइए। आपके तो बड़े बड़े धुरंधर हैं संसद में, जो आपके पास तो ऐसे सांसद हैं जो उपराष्ट्रपति की नकल बड़े अच्छे से उतारते हैं। तो ऐसे धुरंधर सांसद हैं आपके पास, क्यों नहीं 30 सांसद आप लोगों ने मिलकर तय कर लिए? नहीं, अपना बंगाल में जब एसआईआर हो रहा था, बंगाल सर फिर वही बात, बंगाल में एसआईआर हो रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं एसआईआर पर जब पूरा, एक मिनट, नहीं तो सर ना संजय सरकार जी आप लोग मेरा समय वेस्ट कर रहे हैं। रोहित सिंह एसआईआर से तकलीफ क्या है विपक्ष की, मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, विपक्ष में बैठे साथियों को लोकतंत्र में और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए जनता के हथियार और जनता के आधार संविधान में कोई विश्वास नहीं है। विपक्ष के जितने मित्र हैं जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, इनको मालूम है कि जिन राज्यों से वो संबंध रखते हैं और देश में जनता के आकांक्षाओं पर खरा उतरने में ये लोग पूर्णतः फेल हो चुके हैं। जनता ने इन्हें गोविंद गौन का सर्टिफिकेट दे दिया है। इससे हताश, उदास, निराश कांग्रेस लीडरशिप में देश का संपूर्ण विपक्ष प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स को हवा देने में मशगूल हो गया है। मैं बिहार की बात करता हूं, बिहार का रहने वाला हूं। बिहार में एसआईआर इतनी तीव्र गति से हुआ, कोई दुर्घटना नहीं घटी। कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी ने बहुत प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया, बिहार की सम्मानित जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए,
उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण घटना से मैं आपको अवगत करा रहा हूं, आपको जानकारी भी है, लेकिन इस डिबेट में उस पर चर्चा नहीं हो रही है। संसद का महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है और देश के सर्वाधिक ऑथेंटिक चैनल पर मैं ये बात बोलने जा रहा हूं गंभीरता के साथ, और मैं सत्ता पक्ष के साथियों से भी अपील करूंगा कि इस बात को संसद के अंदर उठाया जाना चाहिए, लोकसभा में, राज्यसभा में। बिहार में इतनी तीव्र गति से चुनाव आयोग ने एसआईआर कराया, एक भी किसी बीएलओ की, कर्मचारी की, अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर का जांच शुरू हुआ तो लगातार बीएलओ की मृत्यु हो रही है। Exactly. मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहब से और देश के माननीय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, गणनायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ की हत्या हो रही है, हत्या में कह रहा हूं, मृत्यु नहीं, क्या इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग को और देश की लोकप्रिय सरकार को क्या ब्लैक लिस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक दल एक गलत वातावरण क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है? यह बहुत गंभीर विषय है जो मैं होशो हवास में दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर उठा रहा हूं। संसद का सत्र चल रहा है, संसद के अंदर सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष से यह सवाल उठाना चाहिए और देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी से मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के, बिहार में एसआईआर का जांच इतनी तीव्र गति से हुआ, एक मिसहैपनिंग नहीं हुई, कहीं कोई शिकायत जनता ने नहीं की। उत्तर प्रदेश में जैसे एसआईआर का जांच शुरू हुआ, बीएलओ की मृत्यु काफी संख्या में हुई है और जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीति को बढ़ावा देने वाले दल क्या कहीं गलत राजनीति को हवा उत्तर प्रदेश में तो नहीं दे रहे हैं। इसकी सीबीआई जांच केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अविलंब करानी चाहिए और माननीय न्यायपालिका को सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर सीबीआई के जांच के आदेश देने चाहिए। सुनिए, मैं रोहित सिंह आपको इस बात के लिए शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मैं आज ये उम्मीद कर रहा था कि जब मैं विपक्ष से पूछूंगा कि एसआईआर से तकलीफ क्या है तो ये कहेंगे कि देखो इतने एसआईआर जो हैं, इतने बीएलओ जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन कोई जो है नोटबंदी पर गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, लेकिन इनकी मृत्यु जो हो रही है, दुखद मृत्यु जो हो रही है, मैं कहूंगा बहुत दुखद घटना है। ये आप हत्या कह रहे हैं, मैं अभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मिनट तो मुझे लग रहा था कि विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा, क्योंकि खड़गे जी तो कह रहे हैं कि भाई ये एसआईआर के कारण जा रही है, लेकिन टीएमसी की तरफ से और सैयद जवाद की तरफ से मुद्दा नहीं उठाया गया। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बोलिए, आप बोलिए अपनी बात, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और मैं जिम्मेवारी के साथ इसको हत्या कह रहा हूं। बिहार में इतनी तेज गति से हुआ, क्यों नहीं एक मिसहैपनिंग हुआ, और उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्षी दल के द्वारा एसआईआर को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है और लगातार 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव हारी हुई विपक्ष की पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को टारगेट कर रही हैं। और ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक पिछड़े समाज से आने वाला बेटा विद्यमान है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में एक तरफ राहुल गांधी देश की सरकार के सेक्रेटरीज की जाति का सर्टिफिकेट मांगते हैं आईएएस अफसर का, और आज मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक पिछड़े वर्ग का बेटा बैठा है, तो राहुल गांधी गलत प्रोपेगेंडा करके देश में जाति और धर्म का आग लगाना चाहते हैं। विपक्ष की पार्टियों से सत्ता पक्ष को सवाल पूछना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को सीबीआई के जांच के आदेश देने चाहिए। या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बीएलओ की हत्या क्यों कराई जा रही है, जवाब देना होगा विपक्ष के दलों को। रोहित जी रिपीट कर रहे हैं, रोहित जी आप रिपीट कर रहे हैं बात को। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए, सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए, सैयद जवाद रिस्पॉन्ड कीजिए। भाई रोहित का बटन जो है ना वो आपके पास भी नहीं। चलिए विषय पर आइए। देखिए, मैंने अभी बीएलओ की जो मृत्यु हुई है, आत्महत्याएं हैं, उनका मुद्दा उठाया था, लेकिन आपने आवाज डाउन की। जैसी सरकार करती है आवाज डाउन, वो आपने कहीं नहीं मुद्दा उठाया। आवाज कहाँ डाउन? आप तो नोटबंदी आतंकवाद की बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा नहीं, आप तो नोटबंदी पर पहुंच गए थे, आप आतंकवाद पे पहुंच गए थे। एक मिनट सर, एक मिनट। देखिए, मैंने आपको शुरू में 2.5 मिनट से ज्यादा समय दिया, लेकिन आप नोटबंदी पे पहुंच गए, आप आतंकवाद पे पहुंच गए, तो इसलिए झूठ मत बोलिए। और आप मीडिया पर आ गए, आपने एक बार भी बीएलओ की मृत्यु का मुद्दा नहीं उठाया जो आपके लिए होना चाहिए था। बोलिए, आप बोलिए, अब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर मत जाइए। आप तो 10 सेकंड दीजिए मेरा। बोलिए, 10 सेकंड नहीं, 25 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड दूंगा, लेकिन मुद्दे पर बोलिए। नोटबंदी और आतंकवाद में मत जाइएगा, बोलिए। मैंने पूरा वाक्य ये कहा था, सरकार जब कोई ऐसी चीजें, योजनाएं लेकर के आती जिसमें कहती मास्टर स्ट्रोक मार दिया,
उसमें भी लाइन में लोग लग करके जो है वो मृत्यु हुई। बहुत से लोगों की जीएसटी लेकर के आए, लोगों ने आत्महत्या कर ली, छोटे व्यापारियों ने जहर खा लिया। उसके बाद कृषि कानून बिल लेकर के आए, 650 किसान शहीद हो गए। अब एफआईआर लेकर के आए हैं, 30 से अधिक जो है बीएलओ ने आत्महत्याएं करी है दबाव के अंदर। जिस तरीके से मैं इसीलिए बता रहा था क्या दबाव होता है, सही जवाब बताइए, नहीं बताइए क्या दबाव हो सकता है, बताइए मुझे। बहुत से बीएलओ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि उनको प्रेशराइज करा जा रहा है काम को लेकर के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको याद दिलाता हूं, जब इस देश के अंदर कोरोना जैसी सुनिए, एक मिनट, नहीं इधर उधर नहीं, अब इधर उधर, एक मिनट, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको कोरोना, एक मिनट रुकिए, सही जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, रुकिए एक मिनट। आपने कहा दबाव है, मैं यही जानना चाह रहा हूं और मैं इस मुद्दे पर डिस्कस करना चाहता हूं। आखिर इतने अगर बीएलओ सो कॉल्ड तरीके से उनकी आत्महत्या हो रही है या उनकी मृत्यु हो रही है तो मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं आपसे आपने कहा दबाव है क्योंकि पूरे विपक्ष की है, मैं यही जानना चाहता हूं। बिहार के अंदर 31 दिन थे बीएलओ के पास, यहां पर जो है 38 दिन है। बिहार में एक आत्महत्या नहीं होती है, पूरे देश के अंदर आज जो है आप लोग बता रहे हैं और जो आंकड़ा आ भी रहा है, कई कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 दर्जन 2 दर्जन जो है बीएलओ जो है उनकी जान गई है। तो क्या कौन राजनीति कर रहा है इसमें? अशोक भाई, अगर मेरी पूरी बात मुकम्मल हो जाने दिया करिए और बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सर नहीं सर, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं जब आप नहीं आप सुनिए, नहीं सही जवाब, एक मिनट सुनिए। आप जब उदाहरण देने लगते हैं ना, आज मैं बीएलओ की बात कर रहा हूं, आप आतंकवाद का उदाहरण देने लगेंगे, आप कोरोना का उदाहरण देने लगेंगे तो मैं आपको रोकूंगा। और आप अभी आपने एक मिनट सुनिए मेरी बात, अभी आपने किसान की बात कर दी। मेरे पास आपके किसानों का पूरा डेटा है, मैं कई बार यूट्यूब में उसको बता चुका हूं कि वो आपका फर्जी डेटा है, इसलिए आप फैक्ट पे बात कीजिए, मैं नहीं रोकूंगा। बोलिए अशोक भाई, पूरी बात जैसे आप शिवम त्यागी को समय दे रहे हैं, बोलिए आप बोलिए, आप दूसरे लोगों को समय दे रहे हैं, वैसे कृपया करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझको भी वक्त दे दीजिए, मेरी भी तो बात सुने दर्शक, विपक्ष की बात सुने ना, मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा। मैं सिंपल 2 बातें रखना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से जनता के बीच में। जैसे मैंने शिवम त्यागी से 2 सवाल करे एफआईआर के मुद्दे को लेकर के। एक, जनगणना के आंकड़े आपने सार्वजनिक क्यों नहीं करे? इन्होंने फौरन क्या कहा? इन्होंने कहा कि बैठिए, सैयद जवाद जैसे आ सकते हैं, फर्जी वोटर आ सकते हैं, चीजें आ सकते हैं। क्या चुनाव आयोग ने इस चीज को कहा कि हम रोहिंग्या को जो है बाहर करने के लिए या वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए या एफआईआर कर रहे हैं? ये तो नहीं कहा चुनाव आयोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतर करके आ रही है और तरह तरह की दलीलें दे रही है। सरकार ही क्लियर नहीं है। अगर आपको ये घटना छोटी लग रही है या षड्यंत्र लग रही है तो चर्चा हो जाने दीजिए, सदन के अंदर चर्चा हो जाएगी। तय हो गया ना, चर्चा का तो दिन तय हो गया, दिन तय हो गया, घंटे मुकर्रर हो गए। हाँ, अभी देखिए, अब हैरत की बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब राहुल गांधी जी आप सवाल करेंगे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? सही जवाब सुनिए, एक मिनट, सही जवाब सुनिए, एक मिनट, अब रुकिए, सही जवाब, अब रुकिए, एक मिनट रुकिए, दिक्कत पता क्या, सुनिए मेरा, एक मिनट रुकिए, दिक्कत पता है क्या है, अब सुनिए एक मिनट। सैयद जवाद, आपने क्या कहा अभी? मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था? बीएलओ पर आप करते करते क्या बोल गए? दोबारा घुसपैठ पर आ गए और आप जो है फिर से मेरी डिबेट में मुझे, एक मिनट, अब रुकिए, मेरी डिबेट में आप लोग मुझे जो है 2 महीने पीछे ले जा रहे हैं। मैं 2 महीने से पूरे विपक्ष को यह समझा कर परेशान हो गया कि भैया घुसपैठियों को डिटेक्ट करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो ये देखे कि कौन असली वोटर है, कौन नहीं है। उसका काम घुसपैठियों को डिटेक्ट करना नहीं है। लेकिन अगर कोई वोटर ऐसा है जो गलत है, चुनाव आयोग उसको पकड़ेगा, उसका नाम काटेगा, वो घुसपैठिया है या फर्जी वोटर है, वो गृह मंत्रालय करेगा। और आप लोग डिबेट को 2 महीने पीछे ले जाते हैं। बीएलओ पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं तैयार हूं, विपक्ष यहां पर सब लोग तैयार हैं, लेकिन आप तैयार नहीं है। लेकिन मैं 1 मिनट रुकिए, अशोक पांडे जी को लेना चाह रहा हूं। नहीं, अब आप डिबेट को डिरेल मत करिए। मुझे लग रहा था आज ये विपक्ष के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा होगा, लेकिन आप लोग किधर किधर जा रहे हैं। आप लोग एसआईआर का विरोध जो है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि एसआईआर आपके जो है कुर्सी छीन लेगा। नहीं तो आप लोग कम से कम बीएलओ का मुद्दा तो उठाते। लेकिन अशोक पांडे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्यों? सुनिए, अब आप नहीं उठाएंगे सैयद जवाद, लेकिन मैं उठाऊंगा बीएलओ की मौत का मुद्दा, क्योंकि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आ लेकिन मुझे लग रहा है इतने बीएलओ जो है उनकी जान क्यों जा रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। दुर्भाग्य की बात है कि सैयद जवाद के लिए नहीं, संजय सरकार के लिए नहीं, इन लोगों को शर्म ही नहीं है।
ये इनके लिए मुद्दा, ये घुसपैठी आज मुद्दा आ गए। मैं बीएलओ की बात कर रहा हूं, ये घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। अशोक पांडे, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक ये पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भैया बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है, इसलिए वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ये इस तरह का प्रेशर, दबाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं टीचर्स के ऊपर। और मैं मानता हूं कि भैया टीचर्स या जो इस तरह के जो पद होते हैं, जिनको अपने काम के साथ साथ इस काम में भी लगा दिया जाता है, वो उनके लिए एक चुनौती होता है। लेकिन क्या इतनी बड़ी चुनौती है जिसके कारण ये आत्महत्याएं हो रही हैं? हाँ अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिबेट में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप मुझे ले आए। 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहला तो कोई भी सुसाइड या किसी के जीवन का अंत जो है, एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है, इसलिए हमें उसको बड़ी गंभीरता से बिल्कुल और उन सारी बातों को ध्यान में रख के ही हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो एसआईआर की जो जिम्मेदारी है, हो सकता है उसमें बहुत ही काम हो, एक समयबद्ध हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारतवर्ष में या देश में इससे भी बड़े बड़े काम है जहां पे समयबद्धता होती है, गुणवत्ता की बद्धता होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो केवल एक कार्य का दबाव किसी के ऊपर, वो उसके लिए सुसाइड का कारण है, ये एक बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है और हम इसमें उसके न्यूआंसेस में ना जाके एक बहुत ही सरलीकरण कर दे रहे हैं उस पूरी हत्या या आत्महत्या या जो भी मृत्यु का कारण हो, उसके कारणों पर मैं नहीं जा रहा। तो इसलिए एक शिक्षक होने के नाते मैं संवेदनशीलता के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये कहने के पहले कि वो दबाव के कारण हो गया, इसमें हमें थोड़ा सा संकोच करना चाहिए। देखिए, एक पायलट की जिंदगी भी बड़े दबाव की होती है। एक होटल में जो काम कर रहा है उसको भी बड़ा दबाव है, उसको 20 या 25 लोगों की सर्विस करनी है 5 मिनट के अंदर। तो दबाव की परिभाषा ऐसा नहीं है कि एक कार्य में दबाव है वो दूसरे कार्य के दबाव से बहुत ज्यादा है, तो हर जगह वो नहीं होता। अभी इस डिबेट में मुझे बताया गया और मुझे वो सुनकर अच्छा भी लगा कि एसआईआर की जो जिम्मेदारी और आवश्यकता है उसको भी सभी लोग मान रहे हैं। बिहार का जो उदाहरण है वो भी मान रहे हैं कि वहां कम समय में जो काम हुआ उसमें इस तरह की दबाव ग्रसित आत्महत्या की कोई चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए एक साइंटिफिक ढंग से भी हम एक लॉजिकल बात भी करें तो केवल दबाव जो है आत्महत्या का कारण नहीं बन सकता, ये तो स्पष्ट है। लेकिन 2 बातें मैं और कहना चाहूंगा कि यहां पे उनके आत्महत्या की न न करके हम उसको एक अगर राजनीतिकरण उसका कर लें, ये और भी ये दूसरी बार आत्महत्या हो जाएगी उस व्यक्ति की और उस परिवार की। और तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप साइकोलॉजिस्ट से बात करिए, डॉक्टर से बात करिए, रिसर्चर से बात करिए, कोई भी एक कारण नहीं होता है किसी भी आत्महत्या का। उसके साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटी का एक इतिहास होता है, फाइनेंशियल कारण हो सकता है, कुछ इमीडिएट कारण भी हो सकते हैं। तो इतने मल्टीप्लिसिटी ऑफ रीजंस में केवल एक रीजन को हम उछाल दें तो वो बात सही नहीं है। ठीक। और अंत में अशोक जी बस थोड़ा समय दीजिए ये बताने के लिए कि जो ये काम है ना, इस काम के लिए अभी किसी हमारे बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति ने पैनल में कहा कि ट्रेंड लोगों को ले आइए। ये बात सही है कि ट्रेंड, अब एसआईआर तो रोज होता नहीं तो उसकी कोई ट्रेनिंग फोर्स नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उसका एक ओरिएंटेशन तो होना चाहिए। क्योंकि कोई एक दूसरे विभाग से व्यक्ति जा रहा है, खासतौर से मैं टीचर हूं तो उस संवेदना को मैं समझ सकता हूं कि अगर टीचर एक उसका नरिशिंग का काम है, उसका बच्चों के प्रति प्यार का काम है, वो सर्वेलेंस और ये काम अगर नहीं है तो उसके लिए काउंसलिंग, उसके लिए एक सपोर्ट, उसके लिए एक लीडरशिप का मेंटरिंग ये होना चाहिए। इस बात की आवश्यकता को भी मैं समझता हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं शिवम त्यागी आपके पास आऊंगा, क्योंकि मैं इसलिए आना चाहता हूं आपके पास और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं आज 40-45 मिनट तक ये प्रतीक्षा करता रहा कि विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछेगा कि इतने दिनों में जो करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा बीएलओज की जो मृत्यु हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। मैं आज विपक्ष से कल्पना कर रहा था वो सवाल उठाएगा,
लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज विपक्ष से ये सवाल तक नहीं पूछा गया। लेकिन शिवम त्यागी, मैं ये सवाल जरूर आपसे पूछूंगा, क्या इसके लिए सरकार और चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल आज विपक्ष का होना चाहिए था, लेकिन आज विपक्ष नोटबंदी, आज विपक्ष जो है राजनीति, मोदी की राजनीति कैसी है, ममता की राजनीति कैसी है, और आतंकवाद के मुद्दे पर डिबेट करना चाहता था, लेकिन बीएलओ की जो मृत्यु है उस पर विपक्ष जो है खामोश था। आता हूं शिवम त्यागी इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़ो देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से विपक्ष लगातार हार रहा है। एक बार फिर से डेमोक्रेसी इन डेंजर जो है ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। SIR पर संसद में हंगामा हो रहा है। हालांकि SIR पर 10 तारीख को जो है डिबेट, माफ कीजिएगा 9 तारीख को डिबेट तय हो गई है, 10 घंटे डिबेट होगी। लेकिन इस सब के बीच SIR को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिवम त्यागी, सवाल यह है कि पिछले 22 दिनों में यह आंकड़ा बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि 7 राज्यों में 25 BLO जो है उन्होंने आत्महत्या की है क्योंकि काम का प्रेशर है। क्या इसकी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग को और सरकार को नहीं लेनी चाहिए, अगर ये वास्तव में यही कारण है? आदरणीय अशोक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये दुखद है और मैं सभी BLOs को और उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं BLOs को जिनकी जान गई। लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से कैलकुलेटेड समय में बिहार में SIR हुआ, 0 कैजुअलिटी, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऐसा क्यों है कि अब जो है लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं? पुलिस अपना काम करेगी। उत्तर प्रदेश में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ अभी चल रही है, और भी जगह जहां पर हमारी सरकारें हैं और इस तरह की चीजें निकल कर आई हैं उस पर सब पहचान की जाएगी और सबको एक बार एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या सही में ऐसा है कि BLOs पर इतना प्रेशर ज्यादा है। मैं इस बात से उस तरह से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि रीजन है SIR का प्रोसीजर और SIR की जो प्रक्रिया है वो उतनी सघन, इतनी जटिल, उतनी मुश्किल नहीं है। आम तौर पर जिंदगी में एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति भी या सरकारी भी बहुत जगहों पर इससे ज्यादा प्रेशर देख रहा है। और कुछ ऐसा नहीं है। अब जब टाइम को लेकर चीजें लगी कि कुछ राज्य हैं जहां पर अभी प्रोसेस उतना पूरा नहीं हुआ तो आयोग ने समय बढ़ा दिया। समय बढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं। अरे किसी के ऊपर आप जो है कोई पॉइंट ब्लैंक कर बैठकर ये नहीं कह रहे कि ये आपको काम करना है, समय से काम निपटाकर जल्दी से चीजों को जल्दी से, बिल्कुल संभव नहीं है। 30 सेकंड से जवाब। अशोक भाई सवाल का जवाब ही नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। हम भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब ही नहीं है। हम तो सवाल सिंपल से 2 पूछ रहे हैं इनसे, हम सवाल से पूछ रहे हैं 2
इतनी जल्दी आपको कराने की क्या, और ये कह रहा प्रेशर नहीं आ रहा है। अरे सर, रोहित सिंह आप ये चौथी बार दोहरा रहे हैं इतनी जल्दी, और मैं पहले कह चुका कि आप लोग खुद टाइमलाइन डिसाइड कर लीजिए। एक नेता कुछ कहता है, एक नेता कुछ कहता है। रोहित सिंह, इतना दुर्भाग्य हमारे देश का होता जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री के पद पर देश की लाडली जनता ने देश के लाडले नेता आदरणीय मोदी जी को बैठाया है, तब से विपक्ष में बैठे मित्रों के पेट में नहीं कपाड़ में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है। टीएन शेषन साहब सीईसी से रिटायर करते हैं, कांग्रेस लोकसभा का टिकट देती है। उपेंद्र विश्वास सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, ममता बनर्जी रिटायरमेंट के बाद उनको विधायक बनाती है, मंत्री बनाती है। मोदी जी 2014 के बाद से प्रधानमंत्री हैं, एक भी रिटायर्ड सीईसी को मोदी जी ने कोई सरकारी पद नहीं दिया। मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय जनप्रिय नेता और संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई नहीं हो सकता है। मेरे पास समय इतना ही है, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो एसआईआर पर राजनीति चल रही है, इसको एक्सपोज करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है और ये सीधा सीधा भारत की डेमोक्रेसी पे चोट है। और ये मत भूलिए, आज जब इस मुद्दे पर हंगामा संसद में हो रहा था तो विपक्ष तो विदेशी का जो है एक विदेशी डेलीगेशन जो है संसद की दीर्घा में बैठा था, अतिथि दीर्घा में बैठा था, और उस सबके सामने यह हंगामा हो रहा था। इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस चीज को लगातार एक्सपोज किया जाए। लेकिन आज इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। म्यूचुअल फंड में कैसे करें